हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल। और अपने उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जो हमने पिछले साल शुरू किया था। और एक बार फिर से बधाई दे देता हूँ आपको नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। साल का दूसरा दिन। और चंद डायनेस्टी में हमने किस तरीके से इस वंश की स्थापना हुई थी इस बारे में थोड़ी चर्चा की थी। और इसका जो पहला जो शासक था उसको किस तरीके से झूसी वाले इलाके से जो इलाहाबाद में वहाँ से खोज के लाया गया और यहाँ का शासक बनाया गया। ठीक। तो कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक लिखा है यहाँ पर कि चंद डायनेस्टी में कुल कितने रूलर्स हुए, तो इसका जवाब है 62। संस्थापक कौन था इसका? सोमचंद। इसका अंतिम शासक कौन था, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका अंतिम शासक है महेंद्र चंद। इस बात को आप याद रखेंगे। महेंद्र चंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चंद डायनेस्टी। और ये बात है 1790 की। और इसके बाद यहाँ पर किसकी स्थापना हो जाती है? गोरखाओं की, डायरेक्टली। ठीक। अच्छा, सोमचंद जो है वो 721 तक शासन करता है, ये आपको पता ही होगा। और हम कह सकते हैं कि ये एक फुल रूलर नहीं है। फुल रूलर मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है। कई सारे स्रोत हमको ये बताते हैं कि ये एक सबॉर्डिनेट रूलर रहा होगा, अधीनस्थ शासक रहा होगा, है ना। सबॉर्डिनेट रूलर। किसका सबॉर्डिनेट था ये? जयदेव मल्ल का। ठीक है। और इसने प्रशासनिक क्षेत्र में काफ़ी सुधार किए सोमचंद ने। सीनियर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दी, जिसके लिए हम बूढ़ों और सयानों का उल्लेख करते हैं। ठीक है। अपनी इस समझ के कारण इसको आज मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी, निम्नलिखित शासकों में मौलिक पंडित किसको कहा जाता है? तो उसका जवाब होगा सोमचंद। ठीक है। सोमचंद के बाद हम देखते हैं आत्मचंद और पूर्णचंद नाम के शासक बनते हैं, जिनके संबंध में चीज़ें जानकारी मिलती तो है, लेकिन ये ऐसी उपलब्धियां नहीं है जिसके बारे में कुछ खास पढ़ा जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम जिस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं वो दरअसल एक क्षेत्रीय शासन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय यानी कि एक रीजनल किंगडम हम पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि स्रोतों के अभाव में हमें सीक्वेंस गड़बड़ाता हुआ नजर आता है और एक लंबा गैप भी देखने को मिलता है दो शासकों के बीच। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें पढ़ने में आ जाती हैं कि एक शासक के बाद इतने लंबे समय तक 100-150 साल का जो अंतराल देखने को मिलता है, उस दौरान हम देखते हैं कि क्या होता है ना। और ये जो फीचर है हिस्ट्री का, ये सिर्फ उत्तराखंड की हिस्ट्री में नहीं है मात्र। सातवाहन जो डायनेस्टी है दक्षिण भारत में, वहाँ भी हमको देखने को मिलेगा कि एक शासक के लंबे अंतराल के बाद हमें फिर से गौतमी पुत्र सतकर्णी जैसे शासक का नाम मिलता है। ठीक है। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि उस गैप के बीच में या उस गैप को किसने फुलफिल किया था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंद्रचंद नाम के शासक का नाम मिलता है, जिसके बारे में कुछ बातें हमें समझनी होंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा नाम इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड के खासतौर पर जो कुमाऊं वाला जो इलाका है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका इतिहास लेखन में करी है एटकिंसन महोदय ने। और एटकिंसन महोदय द्वारा लिखित इतिहास को आधार मान के ही उत्तराखंड के इतिहासकारों ने उस काम को आगे बढ़ाया या उसी को आधार मान के इतिहास लिखा है। ठीक है। तो प्राइम सोर्स हमको एटकिंसन महोदय से मिलता है। तो एटकिंसन का मानना है जो इंद्रचंद है, इसने एनकरेज किया अपने क्षेत्र में किस चीज़ को? सिल्क कल्टीवेशन को, अर्थात रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसने एनकरेज किया है लोगों को। और इसने मैदानी क्षेत्रों से बुलाया है किसको? सिल्क वीवर्स को। बुनकरों का नाम आपने सुना होगा। भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं आप, तब भी आपको इस नाम से परिचित होंगे आप। रेशम बुनकर, जिनके लिए किस शब्द का मिला है? पट्टवायों। पट्टवायों शब्द का संबंध किस चीज से है? सिल्क वीवर से है, जो मैदानी क्षेत्रों में रहते थे। इनको इनवाइट किया इंद्रचंद ने और अपने क्षेत्र में सिल्क का प्रोडक्शन शुरू करवाया। मजे की बात यह है कि सिल्क प्रोडक्शन ने दरवाजे खोल दिए चाइना के साथ भी। और हम कह सकते हैं कि उन दिनों जब ये सारी गतिविधियां हो रही होंगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि इजाफा देखने को मिलता है और अर्थव्यवस्था जो है चंद्रवंश की थोड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक। तो
हम कह सकते हैं कि सिल्क कल्टीवेशन ब्रिंग क्लोज रिलेशंस टू द चाइना एज वेल। इट ऑल्सो कॉजेज प्रॉस्पेरिटी इन चंद इकोनॉमी। इससे क्या हुआ कि चंद वंश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। वैसे कुछ सोर्स हमको बताते हैं कि इंद्रचंद एक घमंडी किस्म का शासक भी था। ठीक है, तो इसने 20 साल तक शासन किया, जिसमें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो सिल्क कल्टीवेशन को लेकर ही है। तो होपफुली आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इंद्रचंद के बाद हम देखते हैं कि कई वीक रूलर्स फिर से हमको देखने को मिलते हैं, शासन करते हैं और ठीक ठाक हमको गैप भी नजर आता है। जैसे कि एक शासक है जिसका नाम है वीणाचंद, इसका टाइम पीरियड हमको मिलता है 856 से 869 के बीच का। लेकिन इससे पहले वाले जो शासक थे वो सिर्फ नाम मात्र के रहे होंगे, जिसका इतिहास के पन्नों में जिक्र तो है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो, है ना। अच्छा, अपनी ईज हैबिट्स के लिए जाना जाता था और ऐसे ही मतलब कुछ खास वो नहीं करता था, ये एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि नहीं लेता था। लेकिन फिर भी इसने इसके समय में देखते हैं कि जो खस लोग हैं, खस जो जाति है, उन्होंने कुमाऊं के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और हम देखते हैं कि लगभग 196 वर्षों तक कुमाऊं में खसों का शासन रहा। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि कुछ समय तक के लिए इस दौरान जो चंद वंश के शासक रहे होंगे वो एक अधीनस्थ शासक बनकर ही रहे होंगे। तो ये जो 196 वर्ष हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि खसों का शासन रहा कुमाऊं वाले रीजन में, और इस पूरे शासनकाल को खस्याली भी कहते हैं, खस्याली, है ना। और हम देखते हैं कि जो शासकों के नाम मिलते भी हमको चंद शासकों के, उनकी स्थिति एक सबॉर्डिनेट रूलर जैसी रही होगी। अच्छा, वीरचंद्र नाम के शासक का नाम मिलता है बहुत साल बाद, 1065 से लेकर 1080 तक के बीच का इसका टाइम पीरियड मिलता है। 15 साल तक शासन किया। इसने खस राजा को पराजित किया है बैटल में, और पुनः जो खोया हुआ वैभव था चंद शासकों का, उसको इसने फिर से रिवाइव किया। तो कहा जा सकता है कि वीरचंद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी टू रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ चंद डायनेस्टी इन कुमाऊं। अच्छा, एक जिक्र और मिल रहा है हमको बाद में, दो काफ़ी समय के बाद 1223 ईस्वी के आसपास हम देखते हैं डोटी का शासक है क्राचल्ल देव, उसने कुमाऊं पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद कुछ समय तक के लिए अधिकार भी किया होगा। क्राचल्ल देव से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अशोक चल्ल से भी के संबंध में क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, याद रखेंगे आप। अब हम बात करते हैं चंद शासन के 23वें शासक की, जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें पढ़ी जा सकती हैं। पहली बात तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये शासक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चंदों का 23वां शासक था। इसका टाइम पीरियड स्पष्ट रूप से दिया हुआ है 1261 से 1275 के बीच में। ठीक है, अधिकतर जो जाने माने इतिहासकार हैं उन्होंने तो थोर चंद को संस्थापक तक भी बताया है चंद वंशों का, शायद उसकी उपलब्धियों के कारण बता। और दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो आपको पता ही है, 1206 से लेकर 1526 तक का था। और इसमें कई सारे वंशों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला वंश कौन सा है, गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड आपको पता ही है 1206 से 1290। तो आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से, ये किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान का समकालीन था। तो आप देख सकते हैं इसका नाम है बलबन। बलबन इसका क्या है, या सॉरी ये तो नहीं कहना चाहिए मुझे कहना है थोर चंद बलबन का क्या है, समकालीन शासक है कुमाऊं में। ठीक, तो ये सब भी अगर आपको याद है, जो मेन लाइन है इंडियन हिस्ट्री की, तो थोड़ी बहुत आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को जोड़ सकते हैं और इससे काफ़ी मदद ही मिलती है। अगले शासक का नाम है त्रिलोक चंद, 1296 से 1303 तक का शासन इसका मिलता है हमको। फिर से हम देख रहे हैं कि 20 साल का गैप है, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं रहा होगा। ये
अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड भी स्टार्ट होता है 1296 से 1316 के बीच में। बिल्कुल सीधा सीधा कंटेम्प्रेरी आपका एग्जाम, आपका ये जो रूलर है वो अलाउद्दीन खिलजी है। पहला शासक था त्रिलोकचंद्र, जिसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। ठीक है, इसने कैसी नीति अपनाई? विस्तारवादी नीति अपनाई है, विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया है इसने। ओके। इसने भीमताल के निकट एक किले का निर्माण भी किया अपने विस्तारवादी नीति के तहत, और बताया जाता है कि इसने आसपास का जो क्षेत्र था उस पर, छोटा सा किंगडम था उस पर कब्जा भी कर लिया था। तो ये इसकी विस्तारवादी नीति का प्रमाण है। अभयचंद का नाम मिलता है हमको अगले शासक के रूप में, जिसका टाइम पीरियड है 1344 से 1374 के बीच का। इसके बीच का शासक जरूर कमजोर शासक रहा होगा। यहां से भी आपको याद रखना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन चंद शासक कौन था, तो उसका नाम आएगा अभयचंद, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये फिरोज तुगलक का भी क्या है, समकालीन है, अभयचंद। ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट किंग ऑफ चंद डायनेस्टी हैविंग एडिक्ट्स फॉर फर्स्ट टाइम। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि कुमाऊं का वो पहला शासक कौन था जिसके संबंध में हमें जानकारी अभिलेखों से मिलती है। तो अ से अभय, अ से अभिलेख, अ से अभय, अ से अभिलेख, याद रखेंगे। अभयचंद की जानकारी हमें किससे मिल रही है? अभिलेखों से। तो याद रखने जैसी बात इसमें क्या है कि अ से अभयचंद और अ से अभिलेख, पहला शासक है जिसकी जानकारी हमें अभिलेखों से मिल रही है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात एक और मिलती है कि ये जो अभिलेख है ये कुमाऊनी भाषा का है। किस भाषा का है? कुमाऊनी भाषा का है। ठीक है। चंद शासन में शासकों की कोई कमी नहीं है, 62 शासक हैं। ठीक है। और अब हम इसके आगे के शासकों के बारे में पढ़ाई करेंगे कल। अभी फिलहाल जितने भी शासकों के बारे में हमने जिक्र किया है उसको आप जितना हो सकता है रिवाइज कीजिए और उसको सीक्वेंस में लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।